अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, तो हमने स्टार्ट की हुई थी ब्लड पैथोलॉजी, जिसमें एनीमियाज हम पढ़े थे। और एनीमियाज में हिमोलिटिक एनीमिया ही की एक टाइप है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। अभी मैं जितनी आपको पढ़ाऊंगी सारी हिमोलिटिक एनीमिया की ही टाइप्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाली है बिकॉज ये हमारी बुक में लिखी हुई है, हमारे एग्जाम्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली ज़्यादा ये होती है। ठीक है, तो हमारे पास हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस पहली जो हम पढ़े हैं। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस पहली बात तो ये कि इट इज़ हेरिडिटरी से पता चल रहा है कि इनहेरिटेड कंडीशन है, जो कि आपके जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से कोई मसला हो जाता है। और स्फीरोसाइटोसिस से मुराद ये है कि कोई भी चीज़ है जो स्फीरोसाइट फॉर्म में है और ज़्यादा होगी है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि रेड ब्लड सेल्स की नॉर्मल शेप बाइकनकेव है, दोनों तरफ से ऐसे उनके अंदर डिप्रेशन होता है, कनकेविटी होती है। इसी की वजह से जब हम उनको व्यू करते हैं ना, जब आप स्लाइड देखते हो आरबीसीज की, तो आपको हमेशा उनकी पेरिफेरी डार्क कलर की नजर आती है और सेंटर से पेलर होते हैं आरबीसीज। ठीक है, लाइट कलर के होते हैं। वो यही वजह होती है कि सेंटर से ये थिन होते हैं और साइड से थिक होते हैं। तो आपका जिस केस में अगर कोई ऐसी कंडीशन हो कि ये वाली शेप बाइकनकेव शेप लूज होकर स्फेयर शेप आरबीसीज होते हैं, यानी बिल्कुल जैसे गोल होता है प्रॉपर एक स्फेयर होता है ना बॉल की तरह, उस तरह की अगर आरबीसीज हो जाएंगे स्फेयर शेप, तो डेफिनेटली कि उनकी ना तो ये बाइकनकेविटी रहेगी, ना तो उनका मेम्ब्रेन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेबिलिटी हो जाती है मेम्ब्रेन में, नहीं सॉरी, नॉन डिफॉर्मेबल। तो मैं आपको बताई थी कि हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है, ये एक तरफ से एक्टिन से लिंक्ड आपको नजर आ रही है और दूसरा इसका ये एंड है। ठीक है, और दरमियान में मतलब ये इस तरह से इसने बैलेंस किया हुआ है आपकी, ये जो हम कह रहे हैं ना, मैंने आपसे कहा है कि दिस इज अ प्रोटीन, ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन विच इज सपोर्टिंग द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन को इसने इस तरह सपोर्ट किया हुआ है कि एक तरफ एक्टिन के थ्रू ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ अटैच्ड है, और दूसरी तरफ ये एंकायरिन के थ्रू एक दूसरी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जिसका नाम बैंड 3 है उसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो इस तरह से बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट, ये वाली जो इन्हें दिखाया हुआ है ना, ये वर्टिकल लिंकेज है इसकी, इस वर्टिकल लिंकेज की वजह से इसने मेम्ब्रेन को बहुत हद तक स्टेबलाइज किया हुआ है और मेम्ब्रेन अपनी जगह पर मेंटेन्ड है। अगर किसी वजह से इन तीनों कनेक्शंस में से बैंड 3 का एंकायरिन के साथ या एंकायरिन का स्पेक्ट्रिन के साथ कनेक्शन प्रॉब्लम आएगा, इन कनेक्शन में से किसी में भी, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन टूटेगा, मेम्ब्रेन इनस्टेबल होगी और आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनस्टेबल जैसी होगी, तो वो उस जगह से उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। जैसे ही उसमें सेल मेम्ब्रेन से उस जगह से डिफेक्ट आएगा, तो कुछ ना कुछ साइटोप्लाज्म उस जगह से निकल के मेम्ब्रेन में से निकल के बाहर चला जाएगा, और साइटोप्लाज्म जब बाहर आते तो सेल मेम्ब्रेन सेल है यानी जो रेड ब्लड सेल है उसकी शेप चेंज होकर बाइकनकेव से स्फेयर शेप्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये असल में कहानी होती है सारी की सारी के मसला क्या है। तो आपके पास जो हमारा डिफेक्ट होता है वो या तो स्पेक्ट्रिन की फॉर्मेशन में होता है, मतलब जेनेटिक म्यूटेशन वो आती है जो स्पेक्ट्रिन को या तो खराब करती है, या एंकायरिन या बैंड 3 इनमें से किसी की फॉर्मेशन में और इस वर्टिकल लिंकेज में जो इन दोनों तीनों के दरमियान है इसमें प्रॉब्लम आती है। और ये जो रेड ब्लड सेल है ये आपको दिखा रहे हैं, यस दिस इज टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल। इसमें देखें ये नॉर्मल आरबीसी है, सेंटर से थिन होता है, दरमियान में ये बाइकनकेव है। तो ये वैसे पिक्चर इस चीज़ की है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह का हो जाता है जब साइटोप्लाज्म बीच में से निकलता है ना, ब्लेब ऑफ होता है। अब सपोज ये वाले एरियाज का साइटोप्लाज्म थोड़ा सा निकल जाएगा, तो साइड वाले एरियाज आपस में जुड़ जाएंगे, साइड वाले जुड़ जाएंगे तो आरबीसी ऐसे बिल्कुल प्लेन सीधा हो जाता है और इसकी मेम्ब्रेन बिल्कुल हो जाती है आपकी थिक रिजिड मेम्ब्रेन, और जब ये स्प्लीन में से पास करेगी तो स्प्लीन में फंस जाएगा और फिर वही पैथोजेनेसिस इसकी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया हमारे पैथोजेनेसिस। अब मॉर्फोलॉजी की अगर इसमें बात करेंगे तो ज़ाहिर आपको स्फीरोसाइट्स मिलेंगे। अब स्फीरोसाइट्स होते हैं आरबीसीज इस तरह के, जो नॉर्मल हमें आरबीसीज मिलते हैं वो मैंने आपको बताया था सेंटर से पेल होते हैं, ये आपको मिलते हैं डार्क रेड कलर के, क्योंकि सेंट्रल पैलर इनका खत्म हो चुका होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इनकी शक्ल होती है। ब्लड में आपको स्फीरोसाइट्स मिलते हैं, स्प्लीन आपकी बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो चुकी होती है, वही वजह से क्योंकि सारे आरबीसीज उसमें जाके फंसते जाते हैं और उनकी वहाँ डिस्ट्रक्शन होती जाती है, स्प्लीनोमेगेली मिलेगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस होता है तो उसके साथ आपके बोन मैरो हमेशा चाहेगी कि आपके ब्लड सेल्स जो टूट रहे हैं उनकी जगह नए को कॉम्पेंसेट करे, तो आपको बोन मैरो हाइपरप्लेजिया या एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी जनरल सी पिक्चर होती है जो कि आपको मिलती है। और आपको इसके साथ साथ जाहिर है जिस तरह मैंने बताया था कि जब बहुत ज्यादा आरबीसीज टूटते हैं तो बिलिरुबिन बहुत ज्यादा होता है, और बिलिरुबिन जब बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेगा लिवर में तो वो वहां पर उतना सारा कॉन्जुगेट नहीं हो पाता और उसकी स्टोन्स बनने लग जाते हैं इन योर गॉल ब्लैडर, जिसको हम कहते हैं कोलीलिथियसिस। ठीक है, जो गॉल स्टोन्स बनती है। ठीक है, ये वही वाली जो मैंने पिछली वीडियो में बात बताई थी। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स किस तरह प्रेजेंट करते हैं, यही तीन चीजें जब प्रेजेंट करेंगे तो ज़ाहिर सबसे पहली बात पेशेंट को एनीमिया होगा क्योंकि आरबीसीज टूट रहे हैं। दूसरी बात उसको बिकॉज बिलिरुबिन ज्यादा है तो जॉन्डिस होगा, यानी कि येलोनेस होगी स्किन और स्क्लेरा की। ठीक है, आंखों का स्क्लेरा और स्किन सारी येलो हो जाती है। गॉल स्टोन की वजह से उसे एब्डोमिनल पेन हो सकती है क्योंकि गॉल स्टोन उसकी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करे, तो मेन उसके ये प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं, ये स्प्लीनोमेगेली तो होगी। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये, अगर हम स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं, ये पार्शियल स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं, तो पेशेंट के सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो एनीमिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। इतना प्रोग्रेसिव इंक्रीज नहीं होता, सॉरी, बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं होता, एग्रेसिव इंक्रीज नहीं होता, लेकिन होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लिनिकल पिक्चर खराब तब हो जाती है जब आपको सुपर एडेड वायरल इन्फेक्शन हो जाए, पैरवोवायरस 19 का जो अक्सर हो जाता है, और उसकी वजह से आपको ये पैरवोवायरस कर देता है एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो डिस्ट्रक्शन कर देता है। अब हमारे पास एक ही सोर्स था जिसकी वजह से आरबीसीज की कमी किसी हद तक पूरी हो रही थी, और वो बोन मैरो था, जो कि हाइपरप्लेजिया होकर ज्यादा आरबीसीज बना रहा था। अगर उसको कोई डिस्ट्रैक्ट कर देगा, उसको भी कोई खत्म कर देगा, तो फिर तो एक तरफ आरबीसीज वैसे ही टूट रहे हैं, दूसरी तरफ नए बन भी रहे, तो शदीद एनीमिया होता है और पेशेंट कैन इवन डाई बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। फिर आपको बहुत तेजी से या तो उसको ट्रीट करना पड़ता है, या फिर आपका पेशेंट हाथ से निकल जाता है। तो कोई खास ट्रीटमेंट इसकी हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इट इज जेनेटिक कंडीशन। सिर्फ ये कि हम बच्चों में पार्शियल स्प्लीनेक्टमी करते हैं, थोड़ी सी स्प्लीन निकालते हैं, सारी नहीं निकालते, बिकॉज उनका वरना इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। और बड़ों में टोटल स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं, ताकि उस पेशेंट में जो स्प्लीन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज डिस्ट्रक्शन तो सारी स्प्लीन में हो रही है ना, ब्लड में तो नहीं हो रही, तो वो जो स्प्लीन में प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी ठीक हो जाए, आरबीसीज डिस्ट्रॉय ना हो। डेफिनेटली उनकी शेप चेंज होने की वजह से उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में फर्क आता है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही होती ना ब्लड में, डिस्ट्रक्शन तो स्प्लीन में ही होती है। तो स्प्लीनेक्टमी से कुछ बेहतर रिजल्ट आते हैं, और जिन बच्चों में पार्शियल स्प्लीनेक्टमी हम करते हैं, उनमें हमें बाद में दोबारा से कंप्लीट या फिर सेकंड स्प्लीनेक्टमी भी करनी पड़ती है, बिकॉज स्प्लीन दोबारा रीग्रो कर जाती है, ठीक है। तो ये सारी बात इसके बारे में अगले पार्ट में सिकल सेल एनीमिया करते हैं। तो कोई मसला हुई कि नास में। थैंक यू।